नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। नगरपालिका परिषद मलाजखंड बस स्टैंड की हालत जर्जर दिखाई दे रही है। ज्ञात हो कि नगरपालिका परिषद मलाजखंड मोहगांव के द्वारा न्यू बस स्टैंड बिरसा में करोड़ों रुपयों के बस स्टैंड बनाए गए, जिसमें किराए से देने के लिए भी कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स को किराया देना था, लेकिन नगरपालिका के द्वारा किराए में नहीं दिया गया। न ही बस स्टैंड जो बनाए गए उसमें बस भी नहीं आती, क्योंकि नगरपालिका के द्वारा बस स्टैंड पर बैठकर बाजार नीलामी कर देते हैं। बाजार की आई राशि बंदरबाट कर ली जाती है। गोलवाने जनजाति महासंघ बालाघाट जिले के अध्यक्ष हूँ और ये उसका कंपनी से लोन फाइनेंस से बना हुआ बस स्टैंड है। जो बस स्टैंड का रख रखाव ना उसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है, न किसी को किराए भाड़े पे नहीं दिया जा रहा है। भाड़ा उसे इतना रखे हैं कि आदमी कोई उसको रख ही नहीं सकते। जरूरत से ज्यादा उनने रेट लगा दिए हैं भाड़ा, इसके वजह से वो कबाड़ खाने में चले गए हैं। और जैसी शाम के समय होते हैं तो जुआड़ी शराबी सब इधर उधर तोड़ फाड़ करके वहाँ पे मौज मस्ती करते हैं। इसके तरफ भी नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और फिर यहाँ हमारी माताएं बहनें भी शाम रात देर तक गुजरते हैं, जो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ अड्डा ही बना हुआ है। वैसा खंडार बना के रख दिए हैं नगर पालिका कर्मचारी द्वारा। तो ये कोई ना साफ सफाई होती, ना कोई बस स्टैंड का उपयोग होता, ना कोई दुकान का लीज में लिया जाता, ना कुछ नहीं। क्या चाहते हैं आप? अब हम चाह रहे हैं कि इसको उनने सुरक्षित यथावत करके और बस यहीं से बस गुजरना चाहिए। बस स्टैंड बना है तो उसको उपयोग होना चाहिए, यही कहना है मेरा। जब से कॉम्प्लेक्स बना है जब से बस खड़ा होता है? नहीं, आज तक इनकी हालत बहुत खराब, सबसे बदतर होती जा रही है। जी क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका इतनी उदासीन हो गई है कि इसके नाम से जानकारी लगी है कि 20 लाख रुपए स्वीकृत हुआ था रिपेयरिंग के लिए, पर वो भी काम नहीं हुआ है। और पूरा जीर्ण शीर्ण यहाँ पे जो है आए दिन जो है कई प्रकार की हरकतें होते रहती है। शराबियों का अड्डा रहता है, सामने यहाँ पे मदिरा दुकान है। तो यहाँ पे कोई नगर पालिका रुचि नहीं दिखा रही है। शासन का इतना पैसा बर्बाद कर दिए और अभी जो है बिल्कुल कबाड़ की स्थिति में पड़ा हुआ है। दुकानों को नीलामी नहीं किया गया? नहीं कर रहे सर। क्या है कि पगड़ी ज्यादा मांग रहे हैं। अच्छा, उतनी पगड़ी दे नहीं रहे हैं और उतना बड़ा मार्केट नहीं है जितनी वो पगड़ी मांग रहे हैं। यहाँ बसें आके खड़ी होती है? नहीं, बस तो नहीं आ रही। यहाँ पूरा गंदगी फैली हुई है। हाँ, गंदगी फैली हुई है, कोई देख रेख नहीं। कोई देख रेख नहीं। आप बोल रहे, आप भी बोल रहे थोड़ा। मां कैला देवी मंदिर पर होली मिलन समारोह का त्योहार मनाया गया। एक दूसरे को बधाइयां दी गई। मां राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर पर महिला भक्त मंडल के द्वारा कैला देवी मंदिर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहां उपस्थित सभी भक्तजनों ने एक दूसरे को त्योहार की बधाइयां दी और जहां गुलाबों के फूलों से होली खेली गई, जिसमें महिला भक्त मंडल के द्वारा सभी को ठंडाई प्रसादी के रूप में दी गई। सभी भक्त महिला मंडल को सभी भक्तजनों को प्रसादी बांटी गई और मां राजराजेश्वरी कैला देवी के मंदिर पर होली मिलन समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। जी, क्या नाम है आपका? पवन कटारी जी है। आज क्या प्रोग्राम किया गया केला माता मंदिर पर? आज रंगोत्सव मनाया गया माता कृष्ण दरबार में। क्या क्या कार्यक्रम हुआ है आज? आज क्या एक महिला मंडल के द्वारा एक साथ दुर्गा चालीसा का पाठ हुआ। उसके बाद में महिला मंडल की मीटिंग हुई और एक साथ दुर्गा चालीसा का पाठ होने के बाद में रंगोत्सव मनाया गया और फूलों की होली खेली गई। उसके बाद में ठंडाई माता कृष्ण को भोग लगा करके सबको वितरण की गई। करीबन कितनी महिला मंडली टीम जो एकजुट हुई? कम से कम 40-50 के लगभग तो हुई। आपका? अरुण गुप्ता। आज क्या प्रोग्राम किया गया था? आज कैला देवी भक्त मंडल पोरसा के द्वारा होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महिला मंडल के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रति वर्ष की भांति 10 वर्षों से ये कार्यक्रम पोरसा नागाजी धाम नागाजी मंदिर पोरसा पर कैला देवी भक्त महिला मंडल के द्वारा कैला देवी मंदिर पर आयोजित किया जाता है। उसी के भांति आज कोरोना की
दृष्टि को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन आज कोरसा केरली मंदिर पर किया गया। कितने भक्तगणों ने आज भाग लिया कार्यक्रम में? भक्तगण कम से कम 100 महिला भक्तगणों ने इसमें भाग लिया। सभी लोगों ने सभी देवी देवताओं के यहाँ फूलों की होली खेली गई। उसके बाद में कार्यक्रम में ठंडाई प्रसादी रूप में वितरण किया। शहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2014 से हत्या में फरार चल रहे आरोपी व 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाली पर आज सीओ सिटी कुलदीप कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि शहर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। शहर कोतवाली पुलिस ने सुजड़ू चौराहे से एक छात्र अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 2014 में कोतवाली में किदवई नगर में एक मर्डर हुआ था, जिसमें मृतक का नाम नजाकत था और जिसमें 5 भाइयों को उसमें नामजद किया गया था मर्डर में, जिसमें 3 भाई उसमें अरेस्ट हो गए थे और एक व्यक्ति ने, एक भाई ने सरेंडर किया था, परंतु एक भाई जो अरशद नाम का है, वो जमानत पाने के बाद लगातार फरार हो गया था। और एक में नौशाद नाम का व्यक्ति है जो नौशाद मर्डर के मुकदमे में भी था और ये गिरफ्तारी नहीं हुआ था, लगातार तब से फरार चल रहा था, जिसपे 25,000 रुपये का इनाम भी था। कोतवाली पुलिस को आज सूचना मिली थी कि इसमें नौशाद है, वो हो सकता है कहीं और भी कोई घटना कर दे, तो कोतवाली पुलिस ने उसको आज गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक अवैध असला एक तमंचा मिला है, 2 कारतूस भी मिले हैं, जो कि मर्डर के मुकदमे में 2014 से लगातार फरार चल रहा था। ये शहर में अभी जो जानकारी इसने बताया है कि अलग अलग क्षेत्रों में ये रहा है और कुकड़ा गांव में भी रहा है, कई जगह पे, चूँकि इसको डर था पुलिस कहीं पकड़ ना ले, तो थोड़े थोड़े दिन में इधर उधर ये बदल के अपना कोई आपराधिक रिकॉर्ड इसका पाया? अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग उसका भी प्रयास कर रहे हैं कि इस बीच में कहीं इसने कोई क्राइम, कई अलग अलग नाम इसने बताए हैं, हालांकि जिनकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम जानकारी कर रहे हैं कि क्या इसने कोई अलग नाम से तो कोई क्राइम कहीं नहीं। सर अब कहाँ से पकड़ा गया? अभी ये हमारा जो वहलना चौक है, वहलना चौक के पास से ही हमने इसको अरेस्ट किया। थैंक यू। चित्रकूट यूपी एसटीएफ के द्वारा 1.5 लाख के इनामी डाकू गौरी से मुठभेड़ एवं 25,000 के इनामी की मुठभेड़ में मौत के मामले पर सवाल उठे हैं। एमपी के सत्ता जिले में लगे यूपी के चित्रकूट जिले में यूपी एसटीएफ के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2021 को एमपी यूपी के 1.5 लाख रुपए के इनामी डाकू गौरी यादव को मुठभेड़ के बाद एसटीएफ द्वारा 25,000 रुपए के इनामी डकैत भालचंद्र यादव को मुठभेड़ में मार गिराने के दावे पर सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। जो क्षेत्र में पकड़ा गया है एक बदमाश मुठभेड़ के दौरान, सर क्या रोल था इसका पुराने डकैतों से और किस तरीके से पकड़ा गया है? जनपद चित्रकूट के थाना बैलपुरवा में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि माणोबंधा के पास कुछ बदमाश बैठ रहे हैं जो कि पंचायत चुनाव को लेकर उसे बाधित करने के लिए कुछ रणनीति बना रहे हैं। इस सूचना पर जनपद चित्रकूट की एसओजी टीम और एसटीएफ द्वारा जॉइंट ऑपरेशन में वहाँ पर दबिश दी गई और जितने भी वहाँ 3-4 अभियुक्त मौजूद थे उनका आत्मसमर्पण हेतु ललकारा, परंतु उन अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस पार्टी द्वारा आठ लेते हुए अपनी रक्षा करते हुए आत्मरक्षार्थ उन अभियुक्तों पर फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त को गोली लग गई। तत्काल उस अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया और शेष अभियुक्तों की तलाश हेतु काउंसलिंग की जा रही है। जिला अस्पताल में जब उसका पहुँचा हो तो डॉक्टरों द्वारा उस अभियुक्त को मृत घोषित कर दिया गया। दौरान तलाशी उसके कब्जे से पहचान पत्र बरामद हुआ जिसमें उसका नाम भालचंद्र यादव पडवनिया सतना एमपी का रहने के रूप में तस्दीक हुआ है। उक्त अभियुक्त जनपद चित्रकूट से जनवरी के एक मुकदमे में वांछित था बैलपुरवा थाने के और 25,000 रुपये का इनामिया अपराधी था। इसके द्वारा फॉरेस्ट गार्ड के साथ मारपीट की गई थी। यह गौरी यादव का रिश्तेदार। सर किस तरह से पंचायत चुनाव शुरू उसको में कोई दखलंदाजी को लेकर तो नहीं ऐसे डकैत सक्रिय हुए? देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी, हम लोग लगातार इसमें जो है कॉम्पिंग कर रहे हैं और आगे भी जो भी इस प्रकार के चुनाव को बाधित करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक। भालचंद्र यादव का एनकाउंटर हुआ है और उनकी पुलिस का दावा है कि पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। क्या कल वो सतना पेशी करने आया हुआ था? जी। किनके साथ और कौन कौन था साथ में? मैं श्रीमान जी अवधेश यादव और मोनू गुप्ता, हीरालाल यादव, राम भवन मवासी और राम जी यादव, हम 6 लोग पेशी में आए थे, जिसमें भालचंद भी था, उसका भाई भी था छोटा वाला। पेशी करके यहाँ से 2 बजे निकल रहे हैं घर के लिए। फिर हमको भालचंद्र यादव जी आपके साथ पेशी करने आए हुए थे? जी। कौन कौन था साथ में?
मैं था अवधेश यादव, भालचंद और हीरालाल और राम जी और उर्मिला। करीब कितने बजे पेशी थी? 1:30-2 के बीच में पेशी किए हैं और थोड़ी 2 बजे पेशी किए हैं। थोड़ी देर बैठे थे इधर के, उसके बाद इधर से चले, वो थोड़ी आगे निकल गए। उसके बाद फ़ोन नहीं वो लग रहा था, उनके कट कर रहे थे बार बार। उसके बाद शाम में स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद फिर फ़ोन में आया है कि इनकाउंटर कर दिया गया उसको। जब उनके घर में सूचना दी गई। क्या नाम लिखते हैं? मोनू गुप्ता। अभियुक्त भालचंद यादव पड़मनिया का, मैं उसका अधिवक्ता हूँ। और विगत दिनों 23 फरवरी को मझगवां पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था। 27 फरवरी को मैंने उसकी जमानत कराई और उसकी पेशी साक्ष्य के लिए 31/3/21 को सतना न्यायालय में थी, जिसकी पेशी मैंने 2 बजे स्वयं न्यायालय में जाके कराई। और 2 बजे वो अपने छोटे भाई लालचंद यादव के साथ मोटरसाइकिल से अपने गांव पड़मनिया के लिए रवाना हुआ। और फिर शाम तक में खबर आने लगी कि यूपी एसटीएफ ने उसको मुठभेड़ में मार गिराया। ये पेशी कब करने आया हुआ था? 2 बजे यहाँ से गया था। कल तारीख को 31/3/21 को सेशन फिक्स था। अब आज भी उसकी पेशी थी, तो कल की पेशी मैंने 31/3 की पेशी मैंने स्वयं कराई थी। और कौन आया था? और उसके साथ जो मुलजिम के साथ और अन्य अभियुक्त हैं, वो सभी अभियुक्त न्यायालय में हाजिर हुए थे। उन्होंने भी ऑर्डर शीट में दस्तखत बनाया था और पेशी लिया था आज की। क्या नाम लिखते हैं? मैं राम नरेश त्रिपाठी एडवोकेट। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पुलिस और सख्त हो गई है। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर से बाहर निकलने पर लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है। इसका पालन कराने के लिए बैराड़ थाना पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना प्रकोप से क्षेत्र में बैराड़ थाना पुलिस जगह जगह लोगों को मास्क पहनने के लिए समझाते नजर आ रही है। बैराड़ थाना प्रभारी सतीश सिंह चौहान ने गुरुवार को पुलिस टीम के साथ बाजार में आए लोगों व दुकानदारों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। आम आदमी पार्टी से समर्थित जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों की प्रथम सूची जारी हो गई है। दिल्ली के विकास मॉडल पर यूपी पंचायत चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। जिला अध्यक्ष हरदोई आम आदमी पार्टी कार्यालय पर महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी हरदोई को अपनी पहली सूची में जिला पंचायत सदस्यों के 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी पत्रकार बंधुओं को आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए बुलाया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं उसको वो उत्तर प्रदेश में भी लेके आना चाह रहे हैं। और आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव की उन्होंने घोषणा करी है, जिसकी तैयारी हम सब ने मिलकर यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से कर दी है। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा करी थी। उसी क्रम में आज पहली बार कल प्रदेश कार्यालय से पूरे प्रदेश से करीब 500 प्रत्याशियों की घोषणा करी गई है, जिसमें हरदोई से भी कुछ प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। आने वाले दिनों में पार्टी दूसरी सूची भी घोषित करेगी, जिसमें हमारे यहाँ के बाकी भी प्रत्याशी यहाँ के जितने हैं उनके नाम बताए जाएंगे। पहली सूची में जो पार्टी में हरदोई के नाम गए हैं उनमें मोहम्मद रिजवान कड़ियामा प्रथम से, विजय पाल कड़ियामा द्वितीय से, महेंद्र पाल वर्मा जी कड़ियामा तृतीय से, पार्वती कुशवाहा कड़ियामा चतुर्थ से, सुशील कुमार पिहानी थर्ड से, अनीता राजपूत भरखनी प्रथम से, सरिता वर्मा बेंदर तृतीय से, खुशबू देवी हरपालपुर तृतीय से, पुष्पा वर्मा अहिरौरी पंचम से और चंद्रावती कोथावा प्रथम से। ये हमारे पहली सूची के प्रत्याशी हैं, जिनको हरदोई में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि अपने क्षेत्र में जाके आम आदमी पार्टी की नीतियों को बताएं और आने वाले 2022 के लिए जनता से अपील करें कि वो भी जाति और धर्म की राजनीति छोड़ के दिल्ली में जिस तरीके से विकास की राजनीति चल रही है उस राजनीति के ऊपर काम करें। धन्यवाद। सतना कोलगवा थाना के रीवा रोड ट्रांसपोर्ट नगर के पास एक एक्सयूवी कार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। कार में करीब 6 की संख्या में लोग सवार थे, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार युवकों में एक शातिर अपराधी भी शामिल था।
सभी नशे में धुत थे। कार में नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। इसके साथ ही मामूली चोट आई एक युवक का उपचार रीवा रोड में मौजूद तिवारी क्लिनिक में किया जा रहा है। छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह गुरुवार की शाम अचानक तहसील कार्यालय लवकुश नगर पहुंचे और लवकुश नगर एसडीएम पीयूष भट्ट, बीएमओ नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ बैठक लेकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की जानकारी दी एवं लवकुश नगर क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी प्राप्त की। सर ये आकस्मिक दौरा सर किस चीज़ का था? अभी जो कोविड वैक्सीनेशन और आयुष्मान कार्ड, गेहूं खरीदी, चना खरीदी, रेवेन्यू कोर्स, ये सारी चीज़ें लवकुश नगर में कैसे चली हैं या चलाना है उसके संबंध में ये आज बैठक रखी थी और मैं खुद देखने आया हूँ। अधिकारियों से भी चर्चा की इन सारे मुद्दों पर कि लवकुश नगर में ये सारी चीज़ें ठीक से हों, इसी के लिए आया था। कोविड-19 के लिए सर लवकुश नगर की जनता के लिए क्या संदेश है सर? कोविड-19 के बचाव के लिए जनता से मेरा यही कहना है कि ये अभी कोविड हमारे ज़िले से या लवकुश नगर से गया नहीं है। अगर किसी भी परिवार को कोविड होता है, किसी दुकानदार भाई को या किसी को भी कोविड होता है तो उसका पूरा परिवार सबसे ज़्यादा परेशानी में वो खुद आता है, क्योंकि अगर कोविड हो जाएगा तो उसकी दुकान 17 दिन के लिए, जैसा कि प्रोटोकॉल है, बंद हो जाएगी। उसका घर कंटेनमेंट एरिया बन जाएगा तो उसका पूरा रोज़गार ख़राब होगा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी दुकानदार भाई का है जिसको कोविड होता है। परंतु अभी मेरा देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर लोग बिना मास्क लगाए और इधर उधर घूम रहे हैं, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उससे उनका खुद का रोज़गार भी बर्बाद होगा। मान लीजिए आप पत्रकार भाई हैं, आप अगर कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे तो आप पत्रकारिता 17 दिन तक नहीं कर सकते हैं, तो आपका व्यवसाय अपने आप रुक जाएगा। तो आप अगर अपने व्यवसाय को निर्बाध रूप से चलाते रहना चाहते हैं तो अपने आप को कोविड से बचाए रखना होगा। और कोविड से बचाव का अभी जब तक कोई दवा उसकी नहीं आ जाती है तब तक सबसे बड़ा बचाव का तरीका है मास्क लगाना। तो सभी लोग मास्क लगा के रहें, आसपास के लोगों को समझाएं कि मास्क लगा के रखें, क्योंकि ये उन्हीं की भलाई के लिए है। दूसरा चीज़ ये है कि आप अगर चाहते हो कि आगे आने वाले समय में शादी ब्याह और अन्य त्यौहार आपके शांति से चलते रहें, होते रहें, तो कोरोना के केसेस नहीं बढ़ने चाहिए, तभी ये संभव है। अगर केसेस बढ़ेंगे तो मजबूरी में चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, प्रतिबंध और ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। तो वैसा अगर चाहते हैं कि ना हो तो आप सब लोगों को इसमें मदद करनी होगी, सभी समाज के लोगों को मदद करनी होगी। और मदद वो यही है कि अपने आप को कोरोना से बचाएं। उससे बचाने के लिए मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क नहीं है तो टॉवेल लगा करके बाहर निकलें जब भी बाहर निकल रहे हैं। तो यही मेरा सबसे कहना है। दूसरा, अभी वैक्सीनेशन का काम बहुत सारी जगह चालू हो गया है। 45 वर्ष या उससे अधिक के जो लोग हैं उनसे सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ जाकर के वैक्सीनेशन लगवाएं। अभी ये हालत हो रही है कि मुनादी कराने के बाद, बोलने के बाद लोगों को उनको घर से ऐसे निकालना पड़ रहा है जैसे कि किसी तहसीलदार की या सीओ जनपद की बिटिया की शादी है, वो शादी में बुला रहा है, ज़बरदस्ती खींच के लाना पड़ रहा है। आप लोग इस देश के नागरिक हो, इस ज़िले के सच्चे नागरिक हो। अगर इस ज़िले को और देश को बचाना है कोरोना से और अपना धंधा चलाते रहना है तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग खुद जो इसमें पात्रता रखते हैं, 45 साल से अधिक के हो गए हैं, खुद जाकर के वैक्सीनेशन लगाएं, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार की भलाई के लिए से सरकार का फ़ायदा नहीं है, ये आपका फ़ायदा है, आपके परिवार का फ़ायदा है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने परिवार को और अपने जो भी गतिविधि है आपकी पैसा कमाने की, वो जारी रह पाएगी। और आपका समाज अगर कोरोना से बचा रहेगा तो जो आपके सामाजिक कार्यक्रम हैं वो भी शांति से हो पाएंगे। तो अगर ये चाहते हो आप लोग तो मास्क लगाएं, कोविड वैक्सीनेशन कराएं प्रॉपरली। आपको जब भी सूचना मिले आपको खुद आना चाहिए, क्योंकि फ्री में अभी वैक्सीन लग रही है, तब भी आप अगर नहीं लगवा रहे हैं और आप बीमार हो रहे हैं तो इससे बड़ी गलती और कुछ हो नहीं सकती है कि सारी सुविधाएं देने के बाद भी उन सुविधाओं का अगर आप लाभ नहीं ले पा रहे हो तो ये मेरी समझ से ठीक नहीं है। मेरा अनुरोध है कि इन सब चीज़ों को पालन करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि पुलिस आके ज़बरदस्ती करे, प्रशासन आके ज़बरदस्ती करे तभी ये काम कराएं। ये एक सभ्य समाज की निशानी नहीं है। सभ्य समाज तो ये है कि अच्छे काम उनको आगे आकर के खुद करना चाहिए, मेरा ये मानना है। थैंक यू। बंडोल पुलिस की सराहनीय पहल में शिवनी बंडोल बाजार में मोबाइल गुम हो जाने के बाद थाने में की गई शिकायत पर पुलिस ने अपनी तरह से पड़ताल करते हुए लगभग 28,000 रुपए कीमती मोबाइल आवेदक को दिलवा दिया। आवेदक शुभम पिता सकाराम डहरिया 28 साल ग्राम गरठिया का MI 28,000 कीमती मोबाइल दिनांक 17 मार्च को बंडोल बाजार में गुम हो गया था, जिसकी पतासाजी डायल 100 के आरक्षक दीपेश रघुवंशी को थाना प्रभारी द्वारा
लगाई गई थी, जिसके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल को मोबाइल ग्राम बंदा के बसंत जंघेला के पास मिला, जिसे बुलाकर आवेदक को थाने पर मोबाइल दिलवाया गया। जिले के चौकी फरगुम का मामला है, जहां पर फरगुम चौकी में आकर प्रार्थी किशोर सेठिया पिता स्वर्गीय पीलाराम सेठिया उम्र 32 वर्ष साकिन कुरेंगा जगदलपुर चौकी आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि 30 मार्च 2021 की शाम करीबन 4 बजे जगदलपुर से 4 ट्रक इमली का बीज लोड कर बांग्लादेश के हिल्ली बॉर्डर जाने के लिए निकले थे कि 31 मार्च 2021 की रात करीबन 11:30 बजे जब ये सभी फरगुम के बड़े नहर पुल के पास पहुंचे तो वहां पर 4 लड़के खड़े थे। तो सभी लोग उनके ट्रक को रोककर मां बहन की अश्लील गाली गलौज करने लगे तथा सभी ट्रक ड्राइवर को ट्रक से निकालकर जान से मारने की धमकी देते हुए पुल के पास ले गए और शराब पीने के लिए पैसों की मांग करने लगे। ट्रक को रोकने वाले 4 लड़कों में से एक लड़का जो अपना नाम मनीष खूटे बता रहा था, उसके द्वारा अश्लील गाली गलौज करते हुए प्रार्थी के चेहरे को 2-3 मुक्के भी मारे गए। फिर वहां खड़े फरगुम के लोगों द्वारा चौकी फरगुम को इसकी सूचना दी गई। ये प्रार्थी किशोर सेठिया पिता पीलाराम सेठिया साकिन जगदलपुर का रहने वाले हैं। ये लोग 4 ट्रक इमली जगदलपुर से बांग्लादेश बॉर्डर में ले जाने के लिए निकले थे। वहाँ से फगुराम चौकी के पास पहुँचे तो नहर के पास रात के 11:30 बजे 4 आरोपी लोग इनके ट्रक को रोकवा के ज़बरदस्ती इनके साथ जो है पैसा मांगते हुए गाली गलौज और मारपीट किए तथा ट्रक में तोड़ फोड़ वगैरह किए हैं। प्रार्थी किशोर सेठिया की रिपोर्ट पर चौकी फगुराम में अपराध क्रमांक 155/21 धारा 294, 323, 506, 341, 327, 34 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर आरोपी रवि लहरे पिता बट्टू लहरे साकिन अड़भार को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों मनीष खूटे बाबा महंत का पतासाजी जारी है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।